मेरा नाम आरुषि है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या भला किसी की बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए था जैसा मेरे साथ हुआ? मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और फिर मेरी शादी एक ऐसे परिवार में कर दी जहाँ मेरे साथ वह हुआ जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल गई तो पहली रात को ही अजीब बेचैनी सता रही थी। मेरा सिर बहुत दर्द से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर कोई बोझ सवार हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सब कुछ मेरी शादी के पहले दिन से ही हो रहा था। क्या मेरी ससुराल में ही मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था? मुझे शक होने लगा कि मेरे ससुराल के लोग ही मुझे पागल बनाना चाहते हैं। मगर यह लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो अपने ससुराल वालों को शादी से पहले जानती भी नहीं थी और मेरी सास खुद ही मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। जब मैं सारी बातें सोचने बैठती तो मेरा सिर दर्द से बहुत भारी हो जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब मैं होश में हूँ और कब बेहोशी की हालत में। इस छोटी सी उम्र में मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अब और क्या क्या सहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने होश में नहीं थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के नियंत्रण में हूँ, कोई और मुझे चला रहा है। मेरी चाबी किसी दूसरे के हाथ में है जो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है। मगर मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा कौन है जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहा है और मेरे सामने क्यों नहीं आता। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था और नहीं किसी के साथ गलती से भी बुरा बर्ताव किया था। बचपन से ही मैं बहुत हंसमुख थी और हर किसी के साथ हंसी खुशी से बात करती थी। इसीलिए मेरे सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शादी के बाद मैं पूरी तरह से बदल गई थी। मेरी हंसी कहीं खोसी गई थी। मेरे ससुराल के लोग कहने को तो मेरे परिवार के थे, मगर मैंने अजनबी लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस किया। मुझे अपना कोई भी होश नहीं रहता था। दिन और रात कैसे गुजर रहे थे कुछ पता नहीं चलता था। कभी कभी जब मेरी सास मुझसे सवाल जवाब करती तो मैं बड़ी हैरानी और परेशानी से अपने आसपास देखती और बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी ननद और सास आपस में चोरी छुपके न जाने क्या बातें करती रहती थीं। जब भी मैं उनके करीब जाती वे लोग ऐसे बर्ताव करती थीं जैसे कुछ जानती ही नहीं। मेरे पति का व्यवहार भी हमेशा मेरे साथ अलग थलग सा रहता था। जब भी वह मेरे करीब आते तो मैं उनसे दूर हो जाती और रोने लग जाती थी। मैं अपने होश खो बैठती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं अपने पति आयुष को देखकर ऐसा व्यवहार क्यों करती हूँ। मेरे पति बार बार पूछते कि क्या परेशानी है और तुम क्यों रो रही हो, मगर मैं उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती थी। उनका सवाल था कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो? मेरे साथ तुम खुश नहीं हो? क्या तुम्हारी मुझसे जबरदस्ती शादी कराई गई है? मैं हर बार उनके सवालों पर इंकार में सिर हिला देती थी ताकि उनके दिल में कोई शक पैदा न हो जाए। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और यह सब कुछ इस 1 महीने के अंदर ही हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सब अजीब बातें मेरी शादी के पहले दिन से ही हो रही थीं। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक तरफ तो मैं अपने पति की वजह से परेशान थी और दूसरी तरफ यह सोच सोच कर परेशान थी कि भला मुझे क्या हो जाता है। मेरी सास भी मुझे बहुत परेशान करती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और ऊपर से मेरे सास मुझसे कोई न कोई काम करवाती रहती थी। मेरे पति नाराज होकर घर से बाहर चले जाते थे। उनके जाते ही मेरी सास कहती कि मेरे कमरे में जाकर जरा अपने ससुर जी के पैर दबा दो। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथों में अब ज्यादा जान नहीं बची है। अपनी सास की बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। मुझे बड़ी शर्म आई थी कि अपने बुए ससुर के पैर दबाने होंगे। वैसे तो कोई बात नहीं थी, वह मेरे पिता समान थे, लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। फिर भी मैं अपनी सास के कहने पर अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और उनके पैर दबाने लगती थी। मुझे अपने ससुर के कमरे में गए हुए 10 से 15 मिनट ही होते थे, तभी मेरी सास जूस का गिलास लेकर आ जाती और कहती कि यह जूस पी लो, पैर दबाते दबाते तुम थक गई होंगी। मैं अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस करती थी, इसलिए मैं अपनी सास के हाथ का बनाया हुआ संतरे का जूस पी लेती थी। अब मैं रोजाना अपने ससुर के पैर दबाने उनके कमरे में जाती थी और मेरी सास मेरे लिए जूस का गिलास लेकर आ जाती थी।
लेकिन जैसे ही मैं जूस का गिलास अपने होठों से लगाती तो मुझे जूस के अंदर से अजीब सी गंध आती थी। ऐसी कड़वी गंध आती थी जैसे जूस के अंदर किसी तरह की कोई दवाई मिलाई गई हो। मैं अपनी सास को मना भी करती, लेकिन वह कहती कि पी लो, बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे पीना ही पड़ता था। लेकिन जूस पीने के थोड़ी देर बाद मुझे एक अजीब तरह का नशा चढ़ना शुरू हो जाता था और फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आँख खुलती तो मैं अपने कमरे में मौजूद होती थी। मुझे याद नहीं आता था कि मैं कब और कैसे अपने कमरे तक आई थी। साथ ही साथ मेरे पेट और टांगों में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे रात भर मैंने कुछ किया हो। हर सुबह मेरी सास कमरे में आती और कहती कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, अपना ध्यान रखना और वजन मत उठाना। मैं उनकी इस बात का मतलब समझती नहीं थी। उनकी हरकतें मुझे अजीब लगने लगी थीं। मैं अपने मायके में बहुत बातूनी थी, लेकिन शादी के बाद से मैं ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाती थी। एक दिन मैं किचन में गई तो देखा कि वहाँ पपीते रखे हुए थे। मैंने पपीता उठाकर खाने के लिए काटना शुरू किया। तभी मेरी सास किचन में आई और फौरन मेरे हाथ से पपीता छीन लिया और कहने लगीं कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यह नहीं खा सकती। यह सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। भला मैं पपीता क्यों नहीं खा सकती थी? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक रात मैंने सब जानने की कोशिश की कि जूस पीकर मैं बेहोश कैसे हो जाती हूँ। जब मैं फिर से अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने गई और मेरी सास जूस लेकर आईं, तो मेरा जूस पीने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वह जूस अपने ससुर की नज़र बचते ही उनके बेड के नीचे फेंक दिया और फिर मैं बेहोश होने का नाटक करने लगी। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं बहुत हंसमुख भी थी। मेरे कुछ रिश्तेदार तो कहते थे कि यह लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे व्यवहार की भी है। कोई भी अगर इसे बात करें तो करता ही चला जाए, क्योंकि इसके बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे नजर लग जाती थी। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। जो भी मुझे देखता वह देखता ही रह जाता था और मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मुझे देखते ही मेरी तारीफ कर देते थे। मेरे खूबसूरत होने की वजह से जल्दी ही मेरे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी हायर स्टडी कंप्लीट करके किसी काबिल बन जाए और मैं भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन शायद मेरा ज्यादा खूबसूरत होना भी मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। जहां भी जाती लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मैं उस तरह की लड़की नहीं थी, इसलिए कभी मैंने किसी भी लड़के के प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया था। फिर ऐसे लोग और इतने ज्यादा रिश्ते से तंग आकर मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। मैं भी इन सारी बातों से वैसे ही बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। इस दुनिया में खूबसूरत होना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं सोचती थी कि काश मैं एक नॉर्मल शक्ल वाली लड़की होती तो शायद मर्दों की नज़रों से इस कदर बचना नहीं पड़ता और मेरे लिए जिंदगी भी इतनी मुश्किल ना होती। मगर मुझे क्या पता था कि यह तो मेरी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों की शुरुआत है। आगे चलकर तो मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलें आने वाली थीं। फिर एक दिन मेरे घर पर एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जिन्होंने अपने बेटे से शादी कराने के लिए मेरे माता पिता पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनाया हुआ था। अब मेरे माता पिता ने मेरे इतने ज्यादा रिश्ते आने पर और लड़के वालों की इतनी ज्यादा जिद करने पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे काफी सारे रिश्ते तो ऐसे थे जो मेरे लिए परफेक्ट नहीं थे और मेरे पापा मेरी कम उम्र देखते हुए उन रिश्तों को इनकार कर चुके थे। लेकिन अब जो यह रिश्ता आया था वह लड़का बहुत अच्छा था। उसका नाम आयुष था और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। आयुष की मम्मी और उसकी बहन मेरे मम्मी पापा से रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थीं। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पर हर चीज मौजूद है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो हमारे घर आकर देख सकते हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे माता पिता को उनकी इस तरह की बातों से लगा कि शायद ये अच्छे लोग हैं और हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी, इसलिए मेरा आयुष के साथ रिश्ता पक्का हो गया। मेरी मम्मी का भी कहना था कि हम इससे पहले भी अपनी बेटी के काफी सारे रिश्ते ठुकरा चुके हैं, क्या पता हमारी बेटी इस घर में बहुत ज्यादा खुश रहे। वैसे भी पहले के जमाने में भी तो कम उम्र की लड़कियों की शादी ही कर दी जाती थी। सारी लड़कियां आसानी से एडजस्ट कर लेती थीं।
अब के दौर में लड़कियों की शादी ज़्यादा उम्र में होती है। यही वजह है कि लड़कियां ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती, और फिर अगर हमारी बेटी भी दूसरी लड़कियों को अपनी ससुराल में लड़तेज करते देखेगी तो वह भी वही कॉपी करेगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, ताकि वह अपने घर में जल्दी एडजस्ट हो जाए और सुखी रहे। पर मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी, और इन सब बातों की वजह से मेरे माता पिता को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो, अगर मेरा पति अच्छा हुआ तो फिर मुझे और क्या चाहिए। वैसे भी हर लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छा हो और उसका ख्याल रखे। बस मुझे भी यही सब कुछ चाहिए था। मेरा पति देखने में तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो देखी थी, पर उसके नेचर के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता था। इसी तरह से पहले तो मेरी एंगेजमेंट आयुष के साथ हुई थी। जिस दिन मेरी आयुष के साथ एंगेजमेंट हुई थी, मेरी ननद ने मुझे बताया था कि भैया ने आपको पहले पसंद किया था, तभी तो उन्होंने अपने घर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हंगामा किया। तब जाकर तो आपका रिश्ता फिक्स हुआ है। भैया ने आपको कहीं शादी में देखा था, और तभी से ही उन्होंने सोच लिया था कि उनकी पत्नी तो यही लड़की बनेगी। उन्होंने आपके घर रिश्ता भेजने के लिए मम्मी पापा पर बहुत ज़्यादा जोर डाला था कि फौरन ही इस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया को तो आपसे ही शादी करनी थी, और भैया इतनी ज़्यादा खुश है कि उनकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं है। इसलिए हम आपका रिश्ता लेकर आ गए थे। मेरी ननद हंसकर मुझे यह सब कुछ बता रही थी, और मैं भी बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत मुस्कुरा रही थी। क्या मेरा होने वाला पति मुझसे इतना प्यार करता था कि मुझे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। यह सब सुनकर तो मेरे दिल में मोहब्बत के कई सारे दीप एक साथ जल उठे थे। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाने लगी थी। यह एहसास बहुत ही खुशी देने वाला होता है कि आपका होने वाला पति आपको हद से ज़्यादा पसंद करता है। फिर मेरी ननद ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। मेरी शादी की डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई थी। इंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद मेरे पति ने मुझे कॉल की, और इस तरह से मैं अपने होने वाले पति से काफ़ी देर तक प्यार भरी बातें करती थी। वह सच में मुझे बहुत पसंद आए थे। उनकी बातें बहुत अच्छी थीं, और वह मेरी बहुत इज्जत करते थे। वह मुझसे दीवानों की तरह प्यार करते थे। इसी तरह से कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई, और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई, क्योंकि मेरे पति को शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। वह बहुत पढ़े लिखे भी थे। उनकी अच्छी जॉब थी। उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था, इसलिए उन्होंने दहेज से भी साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो मैं समझूंगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता गरीब थे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा मुझे अच्छे से अच्छा दहेज भी दे सकते थे, लेकिन आयुष की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया था। हमारे सारे रिश्तेदार भी आयुष की फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे थे, और कह रहे थे कि आरुषि को बहुत अच्छी ससुराल मिली है। मगर मुझे अंदर ही अंदर ना जाने क्यों डर सा महसूस हो रहा था। इतनी जल्दी में शादी करना और फिर दहेज से इनकार कर देना, आखिर यह लोग कौन थे, क्या चाहते थे? ऐसी बातें मेरे दिमाग में ना जाने क्यों घूम रही थीं, जबकि मुझे तो सिर्फ आयुष से मतलब होना चाहिए था। आयुष तो हमेशा मुझसे अच्छे तरीके से बात करते थे। लेकिन जब मैं विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी तो मैंने सारी बेतुकी बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया, और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी। मेरी आयुष के साथ शादी हो गई। विदा होने के बाद मैं अपनी ससुराल आ गई, और सारे मेहमानों के बीच बैठी हुई थी। लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। जिसने भी मुझे देखा वह मेरे पति का नाम लेकर फौरन ही कहता कि आयुष की तो लॉटरी लग गई, उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है। ऊपर से मैं पार्लर से तैयार हुई थी, इसलिए मेरे चेहरे पर और भी ज़्यादा ग्लो आ गया था। फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। अब मुझे कमरे में जाने के बाद अपने दूल्हे का इंतज़ार था। मुझे पता था कि आयुष मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मैं चाहती थी कि मेरा घूंघट उठाते ही मेरा पति मेरा यह हसीन रूप देखते ही मुझ पर और भी ज़्यादा फिदा हो जाए। लेकिन मेरे पति के आने से पहले ही कमरे में मेरी सास आ गईं और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने लगीं। मैंने देखा कि वे मेरे लिए गिलास में पानी लेकर आई थीं। पानी पीते पीते ही वह मेरे कमरे के अंदर आ गईं। सास ने कहा, बहू, पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आई हूँ। जबकि मैंने देखा था कि कमरे में पहले से ही पानी और शीशे का गिलास मौजूद था। मेरी सास इतने प्यार से पानी लेकर आई थीं, तो मैंने पानी पी लिया।
मुझे प्यास भी लगी थी। पानी पीने के बाद मेरी सास ने मुझसे कुछ बातें की और फिर कमरे से चली गईं। लेकिन पानी पीते ही मुझे अजीब लगने लगा। मेरा दिमाग घूमने लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। मेरे पति, आयुष, कमरे के अंदर आए थे। उन्होंने आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बेड पर मेरे करीब बैठ गए। लेकिन उनके आने से मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा था। पहले तो मेरे पति ने मुझसे कुछ बातें की और फिर उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। आयुष को यकीन नहीं हुआ कि मैं उनके साथ ऐसा कर सकती हूँ। अचानक धक्का देने पर वे बेड से नीचे गिर गए और बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो गया और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं खुद को बहुत रोकना चाह रही थी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं तो कब से अपने पति से मिलने का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक यह सब क्या हो गया? आयुष ने खड़े होकर मुझे झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है, आरुषि? फिर उन्होंने मुझे छुआ तो मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ घर के सारे मेहमान मौजूद थे और सारी औरतें मेरे बारे में तरह-तरह की बातें कर रही थीं। एक औरत कहने लगी, दुल्हन अभी तो इतनी खूबसूरत है, इसलिए थोड़ा डर रही है। इन सारी बातों से मैं परेशान हो रही थी। मैंने अपनी ननद से कहा, प्लीज, इन औरतों को यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तब मेरी ननद सारे मेहमानों को कमरे से बाहर ले गई और तब मेरी जान में जान आई। फिर जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, आयुष दोबारा कमरे में आए और प्यार से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आरुषि, तुम्हें क्या हो गया था? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, तो तुम मुझे पहले बता देती। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नज़र लग गई होगी। मुझे तुम्हारी तारीफ करने और तुम्हें देखने का मौका भी नहीं मिला। चलो, कोई बात नहीं, अब देख लेता हूँ। आयुष बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे थे। मैं उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर से मुझे कुछ हो गया और मैंने उन्हें दोबारा धक्का दे दिया। वे फिर से जमीन पर जा गिरे। मेरे इस व्यवहार से आयुष को बहुत गुस्सा आया और वे दरवाज़ा पटककर कमरे से बाहर चले गए। मैं अपने इस व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी और रोने लगी थी। अगले दिन दोपहर तक सारे मेहमान भी घर से चले गए थे। उस दिन के बाद हर दिन ऐसा ही होने लगा। जब भी मेरे पति मेरे करीब आने की कोशिश करते या मुझे छूते, मैं उन्हें फौरन दूर कर देती। इस बात से वे नाराज होकर मुझसे झगड़ते और घर से बाहर चले जाते। आयुष ने 1-2 दिन बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वे एक मर्द थे, भला कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो तुम ठीक रहती हो, जैसे ही मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ, तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगती हो। मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गया हूँ। शादी से पहले तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करती थीं और अब मुझे करीब तक नहीं आने देती। मुझे तो शक है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थीं और किसी और को पसंद करती हो। शादी से पहले तुम मुझे बता सकती थीं। जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई है। आयुष गुस्से से पागल हो गए और मैं रोते रोते बेहाल थी। मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पा रही थी, बस सिर हिला रही थी। उस दिन से आयुष ने मेरे करीब आना तो दूर, मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। वे घर के दूसरे कमरे में जाकर सोने लगे और कभी-कभी तो रात को अपने दोस्त के यहाँ गुजार देते थे। मेरी शादी को 15 दिन हो चुके थे और यही सब हो रहा था। जब मैंने अपनी प्रॉब्लम अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने भी कहा, गलती तुम्हारी ही है। तुम अपने पति को करीब क्यों नहीं आने देती? मैंने उन्हें बताया कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मैं इस तरह से प्रतिक्रिया करने लग जाती हूँ। मम्मी ने कहा, अपना घर बनाकर चलो। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ हमारी बेइज्जती करवाओ। मेरे ससुराल में मेरे सास-ससुर और ननद भी यह बात नोटिस कर रहे थे कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन मैंने खुद ही अपनी सास को सब कुछ बता दिया और कहा कि पता नहीं मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। जब भी आयुष मेरे करीब आते हैं, मुझे अजीब सा महसूस होता है और मैं उनकी बेइज्जती कर देती हूँ। मेरी सास ने कहा, चलो, मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। शादी वाले दिन तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे।
इसलिए शायद बुरी नज़र लग गई होगी। तभी तो मेरा बेटा शादी के बाद से मुरझा गया है। वह शादी से कितना खुश था, लेकिन अब वह इतना उदास क्यों है? मैं खामोशी से सास की बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से अपने होशोवास में नहीं हूँ। मैं अपने पति से अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी जबान को ताला लग गया है। जब भी मैं अपने पति से बात करने का इरादा करती, मैं कुछ भी नहीं कह पाती थी। वे मुझे डांटते रहते और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती थी। अपने घर पर मैं बहुत हंसमुख थी और हर किसी से हंसी खुशी बातें करती थी। न जाने ससुराल में आने के बाद मुझे क्या हो गया था कि मेरा किसी से बात करने तक का मन नहीं करता था। एक दिन मेरे पापा ने कहा, मेरी इतनी हंसने खेलने वाली बेटी मुरझाकर रह गई है। ऐसा लगता है जैसे वह तो हंसना ही भूल गई है। यह बात सच थी कि मैं बिल्कुल हंसना भूल गई थी, क्योंकि शादी के बाद ही मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी आ गई थी। मैं अपने पति की मोहब्बत को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकी थी, बल्कि उनके दिल से भी मैंने अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से निकाल दिया था। एक दिन रात के समय मेरी सास मेरे कमरे में आईं और कहने लगीं, बहू, जरा अपने ससुर जी के पैर दबा दो। मेरे तो इन कमजोर हाथों में अब इतनी जान नहीं है कि उनके पैर दबा सकूं। मैंने सोचा कि माँ जी ये काम मेरी ननद से भी कह सकती है। अभी तो वह अपने पिता के पैर दबा सकती है। मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं बहू होते हुए अपने ससुर के पैर दबाऊं। मेरे ससुर बीमार रहते थे, इसलिए वह बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैं अपनी सास के कहने पर उनके कमरे में गई और उनके पैर दबाने लगी। मुझे अपने ससुर के पैर दबाते हुए लगभग 10 मिनट ही हुए थे कि मेरी सास जूस का गिलास लेकर आ गईं और उन्होंने कहा, बहू, ये जूस का गिलास पी लो। तुम थक गई होगी, इससे तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। मैं थक तो गई थी और कमजोरी भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी सास के हाथ से जूस का गिलास ले लिया। जैसे ही मैंने उसे होठों से लगाया, मुझे लगा जैसे उसके अंदर से अजीब सी महक आ रही है। फिर भी मैंने उस महक को नज़रअंदाज किया और सोचा कि मेरी सास ने मेरे लिए इतने प्यार से जूस बनाया है, तो मुझे पी लेना चाहिए। मैंने अपनी सास के हाथ का बना हुआ जूस पी लिया और फिर से अपने ससुर के पैर दबाने में बिजी हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे नींद सी आने लगी और मैं ससुर जी के बेड पर ही लेट कर सो गई। मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे के बेड पर मौजूद थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ था, यह सब कुछ मुझे याद नहीं था। अब ऐसा हर दिन होने लगा था। मैं हर दिन अपने ससुर के कमरे में जाती, जूस पीती और कब सो जाती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। अब मेरी सास मुझसे बार बार पूछती कि, बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आता था। मैं उनसे कह देती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि मैं ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत अब दिन-ब-दिन खराब रहने लगी थी। एक दिन मैं किचन में गई, मैंने देखा कि किचन में पपीता रखा हुआ है। मैंने उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मेरी सास किचन में आ गईं और उन्होंने मेरे हाथ से पपीता छीन लिया। कहने लगीं, तुम यह नहीं खा सकतीं। अगर तुमने यह खा लिया तो गजब हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि मैं पपीता क्यों नहीं खा सकती, लेकिन उन्होंने गोलमोल बातें की और मुझे किचन से निकाल दिया। फिर उस दिन के बाद से मैंने घर में कभी भी पपीता नहीं देखा। मेरे ससुराल वाले मुझे मायके भी नहीं जाने देते थे और ना ही मेरे पास मोबाइल था। मैं शादी के बाद अब तक अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि मेरे मम्मी पापा ही एक दिन यहाँ पर आ गए थे। अब धीरे धीरे मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। मुझे यह जानना था कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैंने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। मुझे किसी भी तरह इन लोगों का राज जानना था और इस घर से चोरी चुपके निकलना था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ये लोग मुझे कहीं गायब करवा दें और मेरे घरवालों को भी मेरी कोई खबर न दें। इस तरह से मेरे घरवाले मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब लगभग 2 दिन से मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए नहीं जा रही थी और मैंने घर का खाना भी छोड़ दिया था। व्रत रखने के बावजूद मुझे किसी तरह की कमजोरी नहीं हो रही थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ खाने पीने से ही मेरे साथ यह सब हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। 2 दिन तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही और अब मैंने ठान लिया था कि मैं कल भी व्रत रखूंगी और घर का कुछ भी नहीं खाऊंगी और पीऊंगी, क्योंकि व्रत रखने से मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी।
मेरा दिमाग भी भारी नहीं हो रहा था, मगर मुझे आयुष से बात करनी थी। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि आयुष बेकसूर है। इन लोगों के साथ आयुष मिला हुआ नहीं है। वह तो मुझसे प्यार करता है। मैं आयुष का इंतजार कर रही थी ताकि उनसे बात कर सकूं, मगर आयुष कमरे में आता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। अचानक मैंने आयुष को देखा और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी बेरुखी दिखाई और मुझसे बात नहीं की। वह घर से चले गए। मैं कमरे में आकर बहुत रोने लगी थी। तभी मेरी सास मुझे लेने आ गई और कहने लगीं कि अपने ससुर के पैर दबा दो। उस दिन मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था। मुझे हिम्मत जुटानी थी और इस कदम को उठाना ही था। उस दिन मैं अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने के लिए गई और मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर आईं। मैंने उनसे कहा कि मैं जूस बाद में पी लूंगी। मेरी सास मुझे जूस देकर कमरे से बाहर जा चुकी थीं। जैसे ही मेरे ससुर की नज़र बची, मैंने तुरंत ही जूस को बेड के नीचे फेंक दिया और ऐसा जाहिर किया जैसे मैंने जूस पी लिया हो। अपने ससुर की टांगें दबाते दबाते मैं ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मैं गहरी नींद में जा चुकी हूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में मेरे ससुर ने चेक किया कि मैं सो चुकी हूँ या नहीं। फिर उन्होंने मेरी सास को बुलाया और ना जाने क्या क्या मंत्र पढ़ने लगे। मेरे ससुर ने मेरी सास से कहा कि अब तुम कमरे से चली जाओ, मुझे अपना काम करना है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे ससुर ना जाने मेरे ऊपर क्या कर रहे थे। उनके हाथ में कुछ था जिसकी गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने अचानक आंखें खोल दीं। मेरे ससुर और सास मुझे होश में देखकर हैरान रह गए। फिर मैंने उनसे कहा, आप दोनों मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर और सास खामोश हो गए और मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। उनके हाथ में पानी की बोतल थी, जो ना जाने कैसी थी, और उनके हाथ में अगरबत्ती भी थी, जिसकी खुशबू चारों तरफ कमरे में फैली हुई थी। मैं बहुत डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी सास ने मुझसे कहा, सो जाओ तुम, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने इतनी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आस पड़ोस के लोग हमारे घर के बाहर आ गए और दरवाज़ा पीटने लगे। शायद दरवाजे पर मेरा पति भी मौजूद था। उसे देखकर वह कन्फ्यूज हो गया था। उसके पास घर की चाबी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया। मोहल्ले के सारे लोग भी घर में आ गए। उन्हें लगा कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरी सास ने मुझे दबोचकर मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें धक्का दे दिया और अपने ससुर की लाठी उठा ली। मैंने कहा, अगर किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे लाठी मार दूंगी। मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन मेरी टक्कर आयुष से हो गई। आयुष ने कहा, यह क्या हंगामा मचा रखा है? मैंने आयुष को बताया, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मैं तुम्हारे करीब नहीं आती, इसमें भी इनका ही हाथ है। ये लोग मेरे खाने पीने की चीज़ों में नशे की दवाई मिला देते थे ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। मेरे पति ने जब अपने पिता के हाथ में वह बोतल देखी और कमरे में अगरबत्ती जलती हुई देखी, तो मोहल्ले के लोग और आयुष कन्फ्यूजन में पड़ गए। उन्हें मेरे सास ससुर पर शक हो गया था। इस बीच मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी ननद मदद के लिए नहीं आई। वह एक तरफ खामोश खड़ी थी। आयुष ने पहले घर से सारे लोगों को बाहर निकाला और फिर दरवाज़ा बंद करके अपने माता पिता से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे थे? मेरी सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। आयुष ने कहा, तो फिर आपके हाथ में ये चीज़ें क्यों हैं? और कमरे में यह खुशबू क्यों फैली हुई है? मेरे ससुर बहुत डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए किया था। दरअसल मेरे ससुर काला जादू जानते थे। वे चाहते थे कि मैं आयुष से दूर रहूं ताकि आयुष उनकी बात माने। इसलिए वे मेरी खाने पीने की चीज़ों में नशे की दवाई मिला देते थे। मेरे ससुर ने कहा कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि शादी से पहले आयुष ने मुझसे शादी करने की जिद की थी। वे अपनी पसंद की लड़की से आयुष की शादी करना चाहते थे, लेकिन आयुष ने हंगामा किया। इसलिए उन्होंने मजबूरी में मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी सास ने कहा कि उन्होंने सोचा कि अगर आयुष मुझसे शादी करेगा, तो वह अपने माता पिता और बहन की बजाय मुझ पर ध्यान देगा। इसीलिए उन्होंने मेरे खाने पीने में नशे की दवाई मिलाई और काला जादू किया। मेरे पति ने अपने माता पिता से कहा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा।
आयुष गुस्से में जाकर अपने कमरे में कपड़े पैक करने लगा और मुझसे कहा, आरुषि, चलो, हम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे सास ससुर ने माफ़ी मांगते हुए हमसे एक मौका देने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि वे अब यह सब बंद कर देंगे और हमें एक परिवार की तरह साथ रहना चाहिए। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अब मेरे सास ससुर ने काला जादू करना बंद कर दिया है और हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरी ननद की शादी भी हो चुकी है और सब कुछ ठीक है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि किसी को गलत समझने से पहले उसे एक मौका दें। अगर वह फिर भी सुधार नहीं करता, तो आप उसे सजा देने के हकदार हैं। लेकिन बिना सोचे समझे किसी के खिलाफ कदम उठाने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट सबसे पहले मिले।